49 दिन तक चले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट जो कि जंतर मंतर पर था, लेकिन पिछले 10 दिनों में जो तस्वीरें नई दिल्ली इलाके से देखने को मिली उसने इस छात्रों के प्रोटेस्ट को कैसे हिंसक रूप में बदल दिया, कैसे उपद्रवियों ने हिंसा की नई दिल्ली में, उसकी तस्वीरें हर किसी ने देखी। लेकिन अब जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसके बाद से तमाम जो प्रोटेस्टर्स कह लीजिए वो अब जंतर मंतर से जा चुके हैं। लेकिन मैं आपको तस्वीरें अभी भी दिखाऊं तो आपको जो जिस तरीके का अरेंजमेंट था वो अरेंजमेंट अभी भी हल्का नजर आएगा। ये जो मेटल डिटेक्टर आपको यहाँ पर पहले बहुत सारे लगे होते थे, अंदर जो जा रहा है उनकी जो फ्रिस्किंग है, जो चेकिंग है वो संभवतः की जाती थी। इस तरीके के जो कैमरे हैं वो एंट्री गेट पर लगे हुए थे ताकि चेक किया जा सके कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेकिन तस्वीरें आप देखेंगे अब ये इलाका जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट साइट था वो पूरे तरीके से खाली है। अब जो बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए थे उन बैरिकेड्स को भी धीरे धीरे करके हटाया जा रहा है। हालांकि जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर देखा जा रहा था वो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट अब पूरे तरीके से हटा दिया गया है। पूरा जो ये इलाका है जो कि पिछले 49 दिनों से बंद था, जो मंच लगा दिया गया था, अब वो यहाँ से निकाल दिया गया और एनडीएमसी की टीम यहाँ पर मौजूद है जो कि इस पूरे इलाके की साफ सफाई करते हुए आपको नजर आएंगे। ये जो एरिया देख रहे हैं आप नीचे, अगर मेरे विजय संजीव आपको तस्वीरें दिखाएं, इस जगह पर मंच लगा हुआ था और यहीं से ही आगे तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो बैठते थे। और आप ये देखिए एनडीएमसी की गाड़ियां यहाँ पर आपको खड़ी हुई नजर आएंगी। इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। देखिए, पेपर लीक के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने अब एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने लीक माफियाओं की खटिया खड़ी कर दी है। पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ साइबर प्रहार की तैयारी है। नरेंद्र मोदी ने इसके लिए बाकायदा एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया है। अब ये टीम कैसे ऑपरेट करेगी पेपर लीक की रोकथाम के लिए, आपको पूरा समझाते हैं। इसका पर्पस क्या है, पूरी डिटेल आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है। नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। मोदी के ऐलान से जनजी खुश हैं। मोदी ने एजुकेशन रिफॉर्म एक्सप्रेस चला दी है। एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है। जी हाँ, हाई पावर टास्क फोर्स। अब आने वाली परीक्षाओं में सुधार को लेकर मोदी ने अपनी प्लानिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली है। आने वाले समय में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनमें सुधार का काम 6 सदस्यों वाली यही हाई पावर टास्क फोर्स करेगी। इस 6 मेंबर वाली कमेटी का काम परीक्षा में सुधार की निगरानी करना होगा। टीम के अंदर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकनी होंगे जो इस टीम को लीड भी करेंगे। इनके अलावा इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ के साथ आईबी के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका भी शामिल होंगे। इससे इतर आईआईटी चेन्नई की डायरेक्टर वी कामाकोटी और पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल के साथ लॉजिस्टिक एक्सपर्ट अमृतलाल मीना भी टीम का हिस्सा बनेंगे। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी अपने मकसद को लेकर क्लियर हैं। मॉडर्न एजुकेशन में फैसिलिटी के साथ एग्जाम की सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। साथ ही नए नए बदलावों को तरजीह दी जाएगी। इस टीम को लीड कर रहे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकनी, अगर हम बैकग्राउंड का जिक्र करें तो नंदन नीलेकनी आईआईटी कंपनी इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं। मनमोहन सरकार के दौरान उन्होंने ही आधार कार्ड की शुरुआत की थी। नंदन नीलेकनी ने साल 2014 में कांग्रेस के टिकट पर बेंगलुरु साउथ लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। हाल के दिनों में तकनीकी क्षेत्र के साथ ही पर्यावरण और बायोडायवर्सिटी के मुद्दे पर नंदन नीलेकनी काफी सक्रिय रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एजुकेशन रिफॉर्म के अपने संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बेहद ही अहम फैसला लिया है। देखना होगा इस टास्क फोर्स का धरातल पर कितना असर दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो आपने देखा क्या क्या रिफॉर्म लाने की तैयारी। हमारे साथ हर्ष लगातार बने हुए स्टूडियो में। हर्ष, ये जो फैसले लिए जा रहे हैं, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है कि ये सही दिशा में कदम बढ़ रहा है, और क्या चीजें रह रही हैं आपके हिसाब से एक नीट एस्पिरेंट होने के लिहाज से? बिल्कुल, मोदी जी जैसे कि ऑनलाइन आकर बातें कर रहे हैं कि एग्जाम्स में रिफॉर्म्स हो, एजुकेशन में रिफॉर्म्स हो। हम मोदी जी से बस इतना पूछना चाहते हैं, आप 140वें नंबर से हेल्थ इंडेक्स से इंडिया को नंबर 1 पे कैसे लाएंगे? -40 नंबर वाला बच्चा जब डॉक्टर बनेगा तो इंडिया हेल्थ इंडेक्स में क्या नंबर 1 कभी पहुंच पाएगा? आप उन बच्चों को जो कि पढ़ने में अच्छे, उनकी टांगों में रस्सियां बांधकर उनको पीछे खींच लेते हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप उनको पढ़ा ही नहीं पा रहे, क्योंकि आप -40 नंबर वाले बच्चे को सीट दे रहे हैं रिजर्वेशन के चलते। क्या उस बच्चे को वो -40 नंबर लाता अगर उसकी शिक्षाएं अच्छी होती? अगर उसकी शिक्षाओं को शुरुआत से अच्छा किया जाता, क्या वो बच्चा -40 नंबर लेके आता? लेकिन आपने कभी उन शिक्षाओं को सुधारना ही नहीं चाहा। आप अनपढ़ बनाकर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को आज 70 साल तक आरक्षण को ढो रहा है। अभी सोनम वांगचुक को पहले कहा सफदरजंग में भर्ती किया गया था, वो वहां से निकल के मैदान तक क्यों गए? क्योंकि उनको पता है यहां पर -40 नंबर वाले डॉक्टर बैठे हुए, लेकिन इस पर वो बात नहीं करेंगे। वो इस पर बात नहीं करेगी कि सफदरजंग में बैठे हुए डॉक्टर -40 वाले हो सकता है, क्योंकि वहां उसके नाम के आगे ये बताइए जो मॉनसून सत्र में हमने देखा, राहुल गांधी कभी धरना देने लग जाते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल पहुंच जाते हैं, कभी वहां अलग अलग सेलिब्रिटीज दिखाई देते हैं, शबाना आजमी दिखाई देती, बहुत सारे नाम दिखाई देते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये दरअसल वो मुद्दा ही नहीं था, ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक प्रोटेस्ट था जिसने तबाही भी मचाई, तस्वीरें तोड़फोड़ की भी आई, पत्थरबाजी भी हुई। आप बताइए, आपके लिहाज से अगर अभी कोई डिसीजन मेकर सदन के अंदर आपको देख रहा है, तो आप जरा वो पॉइंटर्स बताइए कि जिस पर सरकार को सोचने की जरूरत है, क्योंकि अभी तो विचार हो रहा है, हो सकता है आपके पॉइंटर्स भी इंक्लूड हो जाएं। जरा बताइए। देखो, नंबर 1 पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट सीटें इंक्रीज करी है। गवर्नमेंट सीट इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो भी कॉलेजेस, जैसे कि डीयू के कॉलेज 2 शिफ्ट में चलते हैं, वैसे ही मेडिकल कॉलेज भी 2 शिफ्ट में चले, जिससे कि सीधा डबल सीट हो जाएगी और वहां पर डबल वैकेंसी टीचर्स की भी आ जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बेस्ड कुछ और एग्जाम बने, ताकि बच्चों के पास और अपॉर्चुनिटीज हो। अगर उसका नीट में ना हो तो उसके पास सिर्फ सुसाइड ऑप्शन ना हो, उसके पास ऑप्शन दूसरे एग्जाम देने के भी हो। 1 साल और 1 साल में नीट 2 बार हो, क्योंकि अगर एक बार बच्चे का उस दिन 3 घंटे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं गया तो वो एक बार फिर से ट्राई कर सके। जैसा कि कई एग्जाम्स 2 बार होते हैं, काउंसलिंग सिर्फ 1 बार होती है, तो एग्जाम 2 बार कराए जाए। इसके अलावा स्टेट वाइज रिजर्वेशन, कास्ट वाइज रिजर्वेशन को हटाकर अब रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि गरीबों को रिजर्वेशन चाहिए है, अमीरों को रिजर्वेशन नहीं चाहिए है। तो प्लीज रिजर्वेशन पर भी बात करी जाए। अगर अच्छा मान लीजिए सरकार कहती है कि हम, सुनिए हर्ष, मान लीजिए कि सरकार कहती है कि हम रिजर्वेशन नहीं हटा सकते, लेकिन हम सीटें बढ़ा देंगे, तो उससे आप संतुष्ट होंगे क्या? सीटें बढ़ा देंगे एक अलग मुद्दा है, लेकिन कल को दूसरा बच्चा जो कहेगा कि भाई मेरा हक खा लिया गया है। आप रिजर्वेशन दीजिए, बट गरीबों को दीजिए ना। आप वोट बैंक के लिए रिजर्वेशन क्यों बना रखे हैं? गरीबों को दीजिए। गरीबों की शिक्षा 1st से 12th तक की मुफ्त कराई जाए, अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि आप गवर्नमेंट स्कूल में वो सुविधाएं अगर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो वो बच्चा अगर कहे कि मैं इस स्कूल में पढ़ना चाहता हूं, तो उस स्कूल में उसको पढ़ाया जाए, उसके आने जाने का खर्चा उठाया जाए, उसको पढ़ाकर आप शिक्षित बनाइए, ताकि देश बिल्ड हो, ना कि आप उसको लास्ट में चीटिंग दे दे कि हम आपको लास्ट में नंबर बढ़ा देंगे। अगर कल मेरा एग्जाम हो मैम और मेरे पापा बोले कल आपको चीटिंग मिल जाएगी, स्कूल में मैं पढ़ूंगा क्या? आप -40 नंबर वाले बच्चों को डॉक्टर बनाकर देश को कैसे बिल्ड कर सकते हैं? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कब तक करते रहेंगे? आखिर उन बच्चों को पढ़ाइए, उनको अनपढ़ मत छोड़िए। मैं कह रहा हूं कि उनको पढ़ाइए, रिजर्वेशन गरीबों को दिया जाए, उनको पढ़ाया जाए। मतलब आप सीटें बढ़ भी जाए तो आप मतलब उससे संतुष्ट नहीं, आपको चाहिए कि पूरा स्टेट वाइज जो रिजर्वेशन होता है, उस कास्ट वाइज रिजर्वेशन होता है, ठीक है, सब कुछ गो थ्रू किया जाए। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हर्ष, हमारे साथ लगातार अनामिका जुड़ी हुई है। अनामिका, हम अभी दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे थे कि संसद की कार्रवाई में कितना खर्च आता है। 1 घंटे की कार्रवाई 1.5 करोड़ रुपए तक खर्चा देती है, और अभी तक जो 5-6 दिन रहे हैं उसमें हमने ये देखा है कि चर्चा ना के बराबर हुई है। एक मांग पर अड़े रहा विपक्ष, राजनीति का उसे मुद्दा बनाया गया, लेकिन अब वो मांग पूरी हो चुकी है। अब आज क्या हम सदन की कार्रवाई चलते देखेंगे, एक प्रोडक्टिव डिस्कशन देखेंगे? क्योंकि छात्र चाहते हैं, अगर छात्रों की भलाई के लिए आपको स्टेप लेना है तो आपको चर्चा तो करनी पड़ेगी, तभी तो रास्ता निकलेगा। देखिए सलोनी, आज संसद चलेगी इसकी संभावना पूरी दिखाई दे रही, क्योंकि पूरा का पूरा बीता हफ्ता जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। मुद्दा नीट पेपर लीक को लेकर के था, जिसमें हमने बड़े बड़े प्रदर्शन देखे, पॉलिटिकल स्टंट भी देखे, लेकिन अब वो सारी मांगे, सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। हर्ष की बात मैं सुन रही थी, ये बहुत बड़े रिफॉर्म की बात कर रहे थे, सीटों के इजाफे की बात कर रहे थे, आरक्षण की बातें कर रहे थे, बहुत सारी बातें ये कर रहे थे, लेकिन सरकार का जो सबसे बड़ा एजेंडा है, जो स्टूडेंट्स के अंदर गुस्सा था पेपर लीक को लेकर के, उसको शांत करने का, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। लेकिन अब जो कड़े और बड़े कानूनों की बात की जा रही थी पीएम मोदी की ओर से, उसको अमली जामा कैसे पहनाया जाए, विपक्ष की ओर से डिस्कशन लिए जाए,